रिवर्स यानी किसी भी जगह की लाइफलाइन। रिवर्स तब से बह रही हैं जब इंसान इस प्लेनेट पर था भी नहीं। इन बहती हुई रिवर्स ने अपने पालने में कई सिविलाइजेशंस को पाला है और तटस्थ भाव से बहते हुए हिस्ट्री को बदलते देखा है। दोस्तों, यूं तो भारत में कई रिवर्स हैं, लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी हैं जिनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस दूसरी रिवर्स से कहीं ज्यादा है, जैसे गंगा, शिप्रा या फिर गोदावरी। मान्यता यह है कि एक खास समय में, खास जगह में इन रिवर्स में सिर्फ डुबकी भर लगा लेने से इंसान के सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं और इंसान को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष यानी जीवन मरण के जंजाल से आजादी। इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा गोल मोक्ष को पाना ही है और इसीलिए खास टाइम में लोग कुछ खास रिवर्स के किनारे एक खास शहर में इकट्ठा होते हैं और ये दुर्लभ संयोग एक ऐसी घटना को जन्म देता है जो सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है। और ये है कुंभ मेला, आस्था का महासागर कुंभ मेला, जहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस क्राउड इकट्ठा होता है। यह इतना बड़ा होता है कि दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा भीड़ आस्था के नाम पर नदियों में डुबकी लगाने आती है। यह इतना बड़ा होता है कि मोक्ष की खोज में निकली भीड़ को मैनेज करने के लिए एक टेम्पररी शहर बनाना पड़ता है, लाखों तंबू डालने पड़ते हैं, कई किलोमीटर की सड़कें बनानी पड़ती हैं, पुल बनाने पड़ते हैं। यह इतना बड़ा होता है कि करोड़ों लोगों का यह इंसानी हुजूम स्पेस से भी दिखता है। आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कुंभ मेला यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल है। यानी ये मेला इंटरनेशनल लेवल पर भारत की महान सनातन धर्म की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ये मेला भारत के 4 शहरों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में लगता है और साल 2025 में यह कुंभ मेला लग रहा है भारत के सबसे एंशिएंट शहरों में से एक प्रयागराज। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, माँ गंगा के आंचल से लिपटा एक खास शहर। ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 होली रिवर्स आकर मिलती हैं। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम यहीं होता है। लेकिन इस बार प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला भी बहुत खास होने वाला है। इस बार प्रयागराज कुंभों के कुंभ, महाकुंभ का साक्षी बनेगा, क्योंकि इस महाकुंभ को तय करने वाले ग्रह नक्षत्रों का ये दुर्लभ योग 144 साल बाद बना है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस महाकुंभ की भव्यता पहले से भी कहीं ज्यादा होने वाली है। अनुमान है कि इस बार देश विदेश से 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगाने आएंगे। सिर्फ महाकुंभ का एस्टिमेटेड बजट 5000 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन क्या आपके मन में कभी सवाल आते हैं कि कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में डिफरेंस क्या है? कैसे डिसाइड किया जाता है कि कब कुंभ होगा, कब अर्धकुंभ होगा? अनादिकाल से चले आ रहे इस कुंभ मेले में ऐसा क्या खास है कि बिना किसी इन्विटेशन के करोड़ों लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं? बड़े बड़े सिद्ध, नागा साधु जो इस संसार के सारे मोह माया का त्याग कर चुके हैं, वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं। क्या है इसके पीछे का इतिहास? इसके अलावा कैसे कुंभ का मात्र 30 से 45 दिन का टाइम पीरियड शहर की अर्थव्यवस्था को बूम कर देता है? क्या है इस मेले की इंपॉर्टेंस? तो आइए साथ चलते हैं आस्था के महासागर महाकुंभ की वर्चुअल यात्रा पर और ढूंढते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, कुंभ मेला के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर कुंभ मेला का मतलब क्या होता है। कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है कलश या घड़ा और मेला का मतलब है खास त्योहार या मान्यता के कारण इकट्ठा लोगों का हुजूम। देखिए, इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब से हुई या किसने की, इसकी सटीक या प्रामाणिक जानकारी हमें किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में नहीं मिलती। हालांकि इतिहासकार एस बी राय के अनुसार 10,000 बीसी में होली रिवर बाथ के एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा 600 बीसी के बौद्ध स्क्रिप्चर में भी नदी मेलों का पता चलता है। वहीं राय मानते हैं कि मेले का जो प्रेजेंट फॉर्मेट है वो 300 एडी के आसपास से बनना शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, 600 एडी में चाइना से आया ट्रेवलर वेन सांग ने प्रयागराज में सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ में डुबकी लगाई। चलिए अब समझते हैं कि कुंभ के पीछे की कहानी क्या है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से पहले महर्षि दुर्वासा के बारे में जानना जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था और इसी कारण उनके स्वभाव में क्रोध सबसे ज्यादा दिखता था। दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वो श्राप दे देते थे। ऐसे ही एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और दूसरे देवता कमजोर पड़ गए। इस कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उनसे उनका स्वर्गलोक छीन लिया। इसके बाद सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आपको असुरों को हराने के लिए अमृत की जरूरत है और इस अमृत को आप क्षीर सागर का मंथन कर निकाल सकते हैं, लेकिन इस काम को करने में आपको दैत्यों की मदद लेनी पड़ेगी। अमृत पीकर देवता अमर हो जाते और असुरों को आसानी से हरा देते। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सारे देवता राक्षसों के साथ समझौता कर अमृत निकालने की कोशिश में लग गए। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। समुद्र मंथन से कुल 14 चीजें निकली। सबसे पहले निकला था हलाहल विष, जिसको गले में धारण कर
शिव जी नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष जैसी दूसरी चीजें निकली और लास्ट में निकला अमृत कलश। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस बीच जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गए। जयंत भगवान इंद्र के बेटे, अब राक्षस पड़ गए जयंत के पीछे। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी जद्दोजहद में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगह छलक गई और ये जगहें थीं गंगा किनारे हरिद्वार में हर की पौड़ी, त्रिवेणी संगम के किनारे प्रयागराज, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन और गोदावरी नदी के पास नासिक। इसीलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेला लगता है। अब सवाल यह है कि हर 12 साल में ही क्यों होता है कुंभ मेला? दरअसल देवताओं और राक्षसों की लड़ाई कुल 12 दिन चली थी और 12 दिन लग गए जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में। इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें 4 कुंभ धरती पर होते हैं और 8 देवलोक। ऐसा माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए कुंभ मेला भी हर 12 साल में मनाया जाता है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि हर 3 साल में इन चारों जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है: अर्ध कुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेला प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी लगता है। यह मेला हर 12 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके लिए चारों जगहों को बारी बारी से चुना जाता है। अर्ध कुंभ मेला इसलिए लगता है क्योंकि इसे कुंभ मेले का आधा चक्र मानते हैं, इसलिए ये हर 6 साल में मनाया जाता है। हालांकि अर्ध कुंभ मेला केवल 2 जगहों पर ही लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज। वहीं 12 साल बाद मनाए जाने वाले प्रयागराज के कुंभ मेले को ही पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है। यानी पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज में संगम तट पर ऑर्गेनाइज होता है। यानी 2025 में प्रयागराज में लगने वाला मेला न केवल कुंभ है बल्कि एक पूर्ण कुंभ भी है। पिछला पूर्ण कुंभ मेला प्रयागराज में 2013 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस पूर्ण कुंभ को बेहद शुभ माना जाता है। इसी तरह हर 144 साल के बाद जो कुंभ मेला लगता है उसे कहते हैं महाकुंभ। यानी 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ लगता है, लेकिन यह सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। अब चूंकि महाकुंभ 144 साल बाद लगता है, इसलिए ये बेहद खास होता है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम होता है और इसीलिए अन्य 3 शहरों की तुलना में सबसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहीं आते हैं। अब सवाल ये है कि कुंभ मेलों की तारीख को कैसे डिसाइड किया जाता है। देखिए, कुंभ कहाँ ऑर्गेनाइज होगा ये डिसीजन कुछ खास ग्रहों की स्थिति, खगोल विज्ञान, ज्योतिषीय गणना और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लिया जाता है। हालांकि इसके पीछे भी समुद्र मंथन और अमृत वाली ही कहानी है। जब अमृत कलश की छीना झपटी हो रही थी तब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति देवों ने इसकी रक्षा की थी। इसलिए जब वर्तमान राशियों पर यही रक्षा करने वाले ग्रह आते हैं तो कुंभ का योग बन जाता है। यानी जिस साल जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी वहां वहां कुंभ मेला लगता है और ये योग हर 12 साल में बनता है। विष्णु पुराण में श्लोक के माध्यम से इन ज्योतिषीय योग के बारे में बताया गया है। आप स्क्रीन पर इसे देख पा रहे होंगे। नासिक कुंभ के लिए ये योग है। उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ के लिए ये योग बताया गया है। प्रयाग में लगने वाले कुंभ के लिए ग्रहों का योग ऐसा होना चाहिए और लास्ट में हरिद्वार के लिए ये होना चाहिए। इन श्लोक का हिंदी अनुवाद करें तो जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है तो कुंभ मेला नासिक में लगता है। वहीं जब मेष राशि में सूर्य का प्रवेश और सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है तब अवंतिका यानी उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। वहीं जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो हरिद्वार में आयोजित होता है। हालांकि पौराणिक कहानी के अलावा ज्योतिषीय आस्था भी है। वो ये है कि ग्रहों का ऐसा योग नदी के पानी को औषधि के जैसा बना देता है और इस समय इन नदियों में नहाने से शरीर के साथ साथ अंतरात्मा भी शुद्ध हो जाती है। इसके अलावा कुंभ का आध्यात्मिक महत्व भी है। माना जाता है कि कुंभ के टाइम पीरियड में खास ग्रहों की स्थिति एकाग्रता और ध्यान साधना के लिए सबसे अच्छा समय हो सकता है। दोस्तों, कुंभ मेला की शुरुआत एक शाही स्नान से होती है। इसमें विभिन्न संप्रदायों और 13 अखाड़ों के स्पिरिचुअल लीडर्स यानी नागा साधु, सिद्धि प्राप्त गुरु नदी में नहाकर मेले की शुरुआत करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। इन स्पिरिचुअल लीडर्स के नहाने के बाद ही दूसरे भक्त नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति में कुंभ मेले का महत्व क्या है। महाकुंभ मेला आस्था, संस्कृति और प्राचीन परंपरा को एक साथ जोड़ने वाली एक अद्भुत घटना है। इसको सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कुंभ में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग डुबकी लगाने आते हैं। कुंभ में भेदभाव नहीं होता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी वर्ग से हो। इस मेले में एक ही मकसद से आता है और वो है मोक्ष। कुंभ भारत की संस्कृति, भारत के धर्मनिरपेक्ष कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। ये बताता है कि कैसे यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ एक श्रद्धालु है और कुछ नहीं। हालांकि कुंभ मेला नदी में सिर्फ डुबकी लगाने तक सीमित नहीं है। यहाँ धार्मिक चर्चाएं होती हैं,
साथ में लोग भक्ति करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। यहाँ आस्था और ज्ञान का आदान प्रदान भी होता है। यहाँ साधु और सन्यासी दुनिया को अपनी अपनी परंपराएं दिखाते हैं। कुंभ सही मायनों में दिखाता है कि भारत प्राउडली मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल देश है। यही बात इसे इंटरनेशनल लेवल पर खास बनाती है। इसी वजह से कुंभ मेले को इंडिया का कल्चरल एम्बेसडर भी कहा जाता है और यह भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी का भी एक हिस्सा बन गया है। कुंभ में लाखों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु आते हैं। ये बहुत करीब से भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं को देखते हैं, महसूस करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुंभ भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर कुंभ देश को इंटरनेशनल लेवल पर एक कल्चरल और रिलीजियस सुपर पावर बनाता है। चलिए अब जानते हैं कि इस बार महाकुंभ में क्या खास है और कैसे ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। दोस्तों, प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले की इंपॉर्टेंस कल्चरल और रिलीजियस बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कुंभ इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत खास है। ये महाकुंभ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एस्टिमेट लगाया गया है कि इस बार करीब 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्री यहाँ आ सकते हैं। इसलिए इस बार कुंभ के लिए लगभग 4000 हेक्टेयर में टेम्परेरी शहर बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि इसको टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि साल 1882 में महाकुंभ पर केवल 20,288 रुपए खर्च किए गए थे, जो आज के हिसाब से करीब 3 करोड़ 65 लाख रुपए होते हैं। इससे 49,840 रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था, जिसमें 29,612 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं 1894 के कुंभ में भारत की जनसंख्या बढ़कर 23 करोड़ हो गई थी और लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने कुंभ में डुबकी लगाई थी। इस आयोजन पर 69,427 रुपए यानी आज के हिसाब से लगभग 10 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब बात करते हैं पिछले कुंभ के बारे में। 2013 में कुंभ के लिए 1214 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। हालांकि मेले पर कुल खर्च 1017 करोड़ ही हुआ था। 2025 के महाकुंभ का बजट 2013 से 4043 करोड़ रुपए ज्यादा है, यानी इस बार महाकुंभ का बजट 5060 करोड़ रुपए है, जिसमें से केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए दिए हैं। 2013 में हुए महाकुंभ से कुल 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था और इस बार महाकुंभ से करीब 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट होने की उम्मीद है। समझ गए होंगे कि महाकुंभ सिर्फ एक रिलीजियस गैदरिंग भर नहीं है, बल्कि इकोनॉमी बूस्टर भी है। इस बार के कुंभ मेले के स्केल को समझिए। 2013 में कुंभ मेला के लिए 16 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अवेलेबल करवाया गया था। इस बार एरिया को 2400 हेक्टेयर बढ़ा दिया गया है, यानी पिछली बार से करीब 2.5 गुना ज्यादा। पिछले कुंभ में गंगा पर 18 टेम्पररी पीपे के पुल बनाए गए थे। इस बार इनकी संख्या 30 है। पिछले कुंभ में मेला 14 सेक्टर में बटा था। इस बार महाकुंभ को 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न आए, इसलिए नहाने धोने के लिए 9 पक्के घाट और 30 पंटून पुल बनाए गए हैं। मेला स्थल में करीब 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं और इन्हें साफ रखने के लिए करीब 10,000 क्लीनर्स तैनात किए गए हैं। रात में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए टेंट सिटी में 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। ट्रांसपोर्टेशन को इजी और मोर एक्सेसिबल बनाया गया है। इसके लिए 400 किलोमीटर टेम्पररी रोड्स भी बनाई गई। साथ ही 550 शटल बसेस और 7,000 रोडवेज बसेस चलाई जाएगी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैभव के अनुसार महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए 3,000 स्पेशल ट्रेन सहित कुल 13,000 ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके अलावा मेले की तैयारियों के दौरान शहर को इंटरनेशनल लेवल की बनाने की कोशिशें चल रही हैं, जिसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। सिक्योरिटी की बात करें तो 23,000 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। साथ ही ड्रोन्स, एरियल सर्विलांस, एआई बेस्ड सर्विलांस और वीडियो एंड थर्मल इमेजिंग सिस्टम्स भी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए डिप्लॉय किए गए। कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए फायर सेफ्टी सेंटर्स बनाए गए हैं। देखिए, इस महाकुंभ का डायरेक्ट बेनिफिट लोकल बिजनेसेस, एम्प्लॉयमेंट और टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मुताबिक महाकुंभ से जुड़े सामान जैसे डायरीज, कैलेंडर्स, जूट बैग्स और स्टेशनरी की सेल में 25% का इंक्रीज देखा गया है। इस मेले से प्रयागराज के स्मॉल वेंडर्स जैसे टेम्पो ऑपरेटर्स, रिक्शा पुलर्स, टेम्पल साइट्स पर फूल बेचने वाले, नाव चलाने वाले जैसे हजारों लोकल प्लेयर्स को फायदा होने वाला है। यानी ये तो तय है कि महाकुंभ से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इस धार्मिक उत्सव की तैयारियों के चलते पहले से ही करीब 45,000 फैमिलीज के लिए एम्प्लॉयमेंट के मौके पैदा हो चुके हैं। इससे महाकुंभ मेले के आसपास के इकोसिस्टम में भारी इकोनॉमिक बूम आने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और विंध्याचल जैसे दूसरे स्पिरिचुअल सेंटर्स पर भी पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, कुंभ मेला का एक दूसरा पहलू भी है और वो है एनवायरमेंटल चैलेंज। कुंभ मेले से भले ही सरकार को और लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा हो, लेकिन कुंभ मेले में आने वाले करोड़ों लोग एनवायरमेंटल चैलेंजेस लेकर आते हैं। गंगा जैसी नदियों में पॉल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट चिंता के सबसे बड़े कारण हैं।
आज के एपिसोड में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा। क्या आप भी कुंभ मेला में जाने का प्लान कर रहे हैं?